सो वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। यूजुअली बच्चों को इन दोनों टर्म्स का मतलब पता होता है, बट जब बात आती है इनको डिफरेंशिएट करने की या फिर इनके बेस कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने की, तो वो थोड़े बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट होता क्या है बेसिकली। अब इन दो टर्म्स को समझने से पहले मुझे एक और टर्म का मतलब पता होना चाहिए, दैट इज मोशन। तो मोशन क्या होता है? कोई भी बाइसाइकिल राइड कर रहा है, कोई ट्रेन ट्रैक पे चल रही है, अर्थ इज रिवॉल्विंग, हम चल रहे हैं, ऑल दिस इज कंसिडर्ड एज मोशन। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, किसी बॉडी में किसी भी तरीके का मूवमेंट शो हो रहा है, बीट लाइक दिस, तो दिस इज कॉल्ड मोशन। तो मोशन की डेफिनेशन क्या होती है? अ बॉडी is said to be in motion if it changes its position with respect to a stationary object taken as a reference point। तो अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, लाइक दिस पेन, ये पेन फिलहाल यहाँ पर है और इसके रिस्पेक्ट में अब मैंने इसको यहाँ कर दिया, तो पहले यहाँ था और अब यहाँ था, राइट। तो दिस बॉडी हैज शोन अ मोशन। वाई? क्योंकि इसने एक पोजीशन चेंज कर लिया अपनी। अब वो मुझे पता कैसे चला? मैंने कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट लिया था, चाहे मेरा ये हाथ हो, चाहे मेरा हेड हो, चाहे मेरा ये पोर्शन ऑफ द व्हाइट बोर्ड हो, कि उसके रिस्पेक्ट के अंदर इस बॉडी की पोजीशन कुछ हद तक चेंज हुई है। दैट मीन्स दिस बॉडी हैज शोन सम और द अदर काइंड ऑफ मोशन। ठीक है। अब बात आती है व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट इज नथिंग बट कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जिसको कंपेयर करके, जिसकी पोजीशन कंपेयर करके हम दूसरे बॉडी के मोशन को चेक कर रहे हैं। ठीक है। अब रेफरेंस पॉइंट कैसा है, क्या है, कहाँ है, उस पर भी डिपेंड करता है कि बॉडी मोशन में होगी या नहीं होगी। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, बट अर्थ रिवॉल्व हो रही है, तो क्या अर्थ मोशन में नहीं है? हाँ है। बट अगर हम आपस के रिस्पेक्ट में देखें तो हम तो मोशन शो ही नहीं कर रहे हैं। तो क्योंकि मैंने अर्थ की रेवोल्यूशन अपने आप को रेफरेंस पॉइंट लेकर समझी थी, तो उससे मुझे पता चला कि अर्थ मेरी रिवॉल्व नहीं कर रही है। मैंने ये बोल दिया कि अर्थ के अंदर कोई भी मोशन नहीं शो हो रहा है। बट वहीं अगर मैं कोई बाहर के प्लैनेट्स या फिर सन को रिस्पेक्ट में रख के रेफरेंस पॉइंट बना के देखूंगी, तो उनके अकॉर्डिंगली तो अर्थ मोशन में होगी। या बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल होता है, अगर दो फ्रेंड्स हैं, राइट, और वो कार में जा रहे हैं और साथ में आपकी गाड़ी जैसी भी होती है, पार्डन मी फॉर द ड्राइंग, ठीक है। अब दो फ्रेंड्स है, कार में जा रहे हैं एंड यहाँ पर आपको रास्ते में कुछ पेड़ दिखे, कुछ पोल्स दिखे, या कुछ भी आपको रास्ते में कुछ भी दिखता है, तो इस फ्रेंड के लिए वो पेड़ जो होगा वो मोशन में होगा। क्यों? क्योंकि उसके आसपास की जो सराउंडिंग थी, जो भी कार के अंदर की सराउंडिंग थी, उसको रेफरेंस पॉइंट में रखकर ये ट्रेन की पोजीशन जो ये ट्री की पोजीशन जो थी वो चेंज हो रही थी। सिमिलरली इस ट्री पर अगर कोई चिड़िया बैठी है तो उसके लिए भी ये कार मोशन में होगी ऑब्वियसली, क्योंकि उसका रेफरेंस पॉइंट उसके आसपास की सराउंडिंग्स थी, उसके आसपास के स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स थे। बट अगर मैं वही बात करूं मेरे इस फ्रेंड के लिए, मैं जो हूं, क्या मैं मोशन में होंगी? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे इस फ्रेंड के अकॉर्डिंग इसके आसपास के रेफरेंस पॉइंट को जो भी वो लेता है उसके अकॉर्डिंग मैं मोशन के अंदर नहीं हूं। बट वहीं अगर कोई बाहर कोई इंसान खड़ा हुआ है तो उसके लिए मैं मोशन में हूं। तो रेफरेंस पॉइंट बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है जब भी हमें मोशन को स्टडी करना होता है। ठीक है। तो ये चीज आई होप क्लियर हो गई है। मोशन बहुत तरह के होते हैं, उसके लिए हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, बट आज फोकस करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। अब मैं कहती हूँ, अगर यहाँ पर मेरी जो कार थी, ये पोजीशन ए है, पहले यहाँ पर थी और अब वो पोजीशन बी के ऊपर आ गई है, ठीक है। तो अब इसके रेफरेंस पॉइंट को लेकर मेरी बॉडी ने पोजीशन अपनी चेंज करी है फ्रॉम ए टू बी। ए इज द इनिशियल पोजीशन and B is the final position।
तो इसी अकॉर्डिंगली उसमें मुझे पता चला, क्योंकि इस बॉडी की विद रिस्पेक्ट टू अदर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स इनिशियल पोजीशन चेंज हुई है फाइनल पोजीशन के अंदर, दैट मीन्स दिस कार हैज गॉन फॉर सम मोशन, राइट। अब वो ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस कवर किया गया है, वो लेंथ कितनी है पाथ की, तो वो हमारी कहलाती है डिस्टेंस, या फिर डिस्प्लेसमेंट फॉर दिस केस ऑल्सो। बट अभी एग्जैक्टली इन दोनों में क्या फर्क है वो मैं आपको बताऊंगी। अब हम देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एग्जैक्टली फर्क क्या होता है। फॉर सपोज देयर इज अ गाय नेम्ड एज राम, वो रहता है एक्स पोजीशन के ऊपर, ठीक है। उसका एक और फ्रेंड है श्याम, जो कि रहता है वाई पोजीशन पर, फाइन। तो राम और श्याम ने डिसाइड करा कि यार हम लोग बैठकर साथ में स्टडी करते हैं, तो राम को जाना था श्याम के घर पे। तो श्याम ने बोला भाई जिस सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है ना, वो वाली गाइड तो मेरी अमन के पास है, ठीक है, जो कि रहता है जेड पोजीशन के ऊपर। तो श्याम ने सजेस्ट किया राम को कि भाई आते आते ना जरा उससे मेरी गाइड ले आइयो, ठीक है। तो राम निकला अपने घर से फ्रॉम दी पोजीशन एक्स, फर्स्ट ही वेंट टू पोजीशन जेड, ठीक है। सपोज उसके लिए उसने ए मीटर्स का फासला तय किया, फाइन। वो गया जेड पर, अमन से बुक ली और निकल गया श्याम के पास वाई पोजीशन पर, ठीक है। यहां पर उसने कवर किए बी मीटर्स, फाइन। तो अगर मैं अब यहां पर देखूं एक्स और वाई तक पहुंचने के लिए राम पहले जेड पर गया, जहां पर उसने पोजीशन ए डिस्टेंस ए कवर किया, और जेड से वाई पे जाने के लिए उसने डिस्टेंस जो था वो बी मीटर्स का कवर किया। तो उसका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, वो होगा ए प्लस बी, ठीक है। वही होता है हमारा डिस्टेंस, की बॉडी ने एग्जैक्टली कितनी लेंथ कवर करी है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाने के लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन। द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इन विच द बॉडी ट्रेवल्स, ठीक है। तो दिस वाज द डिस्टेंस। पर वही मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अवेलेबल, ठीक है। इनिशियल पोजीशन एक्स उसकी इनिशियल पोजीशन थी, अगर मैं पूरे मोशन को देखूं तो एक्स वॉज द इनिशियल एंड वाई वॉज द फाइनल। ये बीच में कॉम्प्लीमेंट्री था, इसको हम काउंट नहीं करेंगे इनिशियल और फाइनल के अंदर, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन वो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, जिसके अंदर हम लोग डायरेक्शन को भी कवर करते हैं, पर डायरेक्शन की बात बाद में करते हैं, ठीक है। तो एक्स से वाई जाने का सबसे छोटा अवेलेबल रास्ता था वो एक स्ट्रेट लाइन, जिसको नाम देते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वो आपको कैलकुलेट करना होगा, ये अगर ये 90 डिग्री था तो यू कैन गो फॉर द पाइथागोरस थ्योरम। तो हमारा डिस्टेंस था एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड, एंड डिस्प्लेसमेंट था जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, चाहे बॉडी ने उससे ट्रेवल किया है या नहीं करा है, पर जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अवेलेबल था वहां से वहां जाने के लिए, तो फिर वो उसको हम क्या देते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एक वही एग्जांपल लेते हैं। अब राम और श्याम बैठे हैं यहाँ पर श्याम के घर पर, उनकी पढ़ाई हो गई। राम ने बोला भाई आज मम्मी ने ना पाव भाजी बनाई है, श्याम तू भी चल, ठीक है। तो राम और श्याम निकल गए जी राम के घर के लिए। तो रास्ते में राम ने अपनी मम्मी को फोन किया कि मम्मी खाना तैयार है, श्याम भी आ रहे मेरे साथ। तो मम्मी ने बोला बेटा खाना सब तैयार है, रास्ते में से ना धनिया ले आता आइयो, ठीक है। तो धनिये वाला भैया बैठता है यहाँ पर, फाइन। तो राम और श्याम पहले कहाँ गए, धनिये वाले के पास, और फिर वो वापस आए हमारे राम के घर पर एक्स पोजीशन पे से, धनिया वाला भैया रहता है ए पोजीशन के ऊपर। तो अब अगर मैं बात करूं, अब यहाँ पर राम और श्याम दोनों आ चुके हैं। अब इन दोनों का इंडिविजुअली मोशन काउंट करते हैं। राम पहले यहाँ पर था एक्स पर, फिर वो जेड पे गया, फिर वो वाई पे गया, फिर वाई से ए पे गया, और फिर वो दोबारा एक्स पे आया। तो राम का डिस्टेंस तो जी पूरा का पूरा काउंट होगा, जो हमारा ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ठीक है। बट व्हाट अबाउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ राम? अब पूरा मोशन रीड कर रहे हैं, तो हमारी इनिशियल पोजीशन तो एक्स है और फाइनल पोजीशन भी एक्स है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है कहाँ, जिस पोजीशन पे आप खड़े, अगर आप वहीं खड़े रहो वही तो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया।
तो फॉर दैट टाइम राम का डिस्प्लेसमेंट जो बन गया मेरा 0 बन गया। क्लियर विद दिस थिंग। वहीं अगर मैं शाम की बात करूं तो शाम ने ये डिस्टेंस तो कवर करा ही नहीं है, ठीक है। अगर ये x था ये y था, तो शाम ने सिर्फ धनिये वाले से और राम के घर पर गया है, तो उसका डिस्टेंस क्या बन गया, x प्लस वाई। पर वहीं अगर मैं शाम के डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो y से x पे सबसे छोटा रास्ता क्या था हमारा, xy। ठीक है, तो क्लियर हुई ये चीज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो अब हम थोड़ी और बात कर लेते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे मेन डिफरेंस होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब इन दोनों टर्म्स का मतलब क्या होता है। स्केलर का मतलब होता है कि स्केलर के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, हम लोग उसकी डायरेक्शन के बारे में ज्यादा टेंशन नहीं लेते। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ हमारा पाथ ट्रेवल होता है, हम उसमें नहीं देखते कि बॉडी किस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है। जैसे फॉर एन एग्जांपल आई कैन राइट इट एज 5 मीटर, राइट। वहीं अगर मैं बात करूं वेक्टर की, तो डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, पर डायरेक्शन भी होती है। इफ आई हैव टू राइट सम डिस्प्लेसमेंट फॉर अ बॉडी, तो मुझे अगर उसको 5 मीटर दिखाना है तो आई हैव टू मेंशन द डायरेक्शन ऑल्सो, ईस्ट वेस्ट अप राइट जहां पे भी हो। ठीक है, तो स्केलर मीन्स इट ओनली हैज द मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर मीन्स इट ओनली हैज द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन। उसके अलावा डिफरेंस का पॉइंट तो नहीं है, पर जरूरी जरूर है कि एसआई यूनिट क्या होती है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों ही एक तरह की लेंथ है, तो उनकी एसआई यूनिट इज ऑल्सो फॉर एसआई यूनिट ऑफ द लेंथ, जो कि हमारी क्या होती है, मीटर, राइट। उसके अलावा सबसे और इंपॉर्टेंट चीज होती है डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। अरे अगर एक बॉडी ने मोशन शो करा है, पोजीशन चेंज करी है, तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ होगा ना। अगर डिस्टेंस 0 है दैट मीन्स वो बॉडी रेस्ट पर ही थी और उसने अपनी पोजीशन चेंज करी ही नहीं है। बट हमने पिछले उसके अंदर देखा कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 ऑल्सो, राइट। अब दूसरा चीज हमने थोड़ा सा दिमाग चलाना है, थोड़ा सा नोटिस करो। एक बॉडी है, ये है ए, ये है बी। ए से बी जाने का तरीका या तो बंदा यहां से ऐसे जाए, या तो वो ऐसे भी जा सकता है, या तो वो पूरा घूम के भी जा सकता है। तो तीनों केसेस के अंदर ये हमारा डिस्टेंस है, ये भी हमारा डिस्टेंस है, और ये भी हमारा डिस्टेंस है, पर डिस्प्लेसमेंट तो यही के यही है। तो हमें क्या रिलेशन मिलता है कि हमेशा डिस्टेंस या तो इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट के, या फिर उससे बड़ा होगा। डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस। इट कैन बी इक्वल बट इट कैन नेवर बी ग्रेटर देन दिस। तो हम एक और बेसिक सा एग्जांपल करते हैं जो कि यूजुअली हर तरह के एग्जाम के अंदर काम आता है। एक सर्कुलर पाथ है ऑफ रेडियस r, ठीक है। हमें देखना है इसके ऊपर बॉडी मूव कर रही है, तो उसके अंदर वेरियस पॉइंट्स के ऊपर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है। तो फॉर सपोज इनिशियली मेरी बॉडी जो थी वो पोजीशन ए के ऊपर थी। इट स्टार्टेड गोइंग क्लॉकवाइज एंड एक सर्कल कंप्लीट कर वापस ए के ऊपर आ गई। तो व्हाट डू यू थिंक हमारा डिस्टेंस कितना होगा। तो ए से लेकर यहां दोबारा ए के ऊपर जाना, मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ, दैट इज हमारा डिस्टेंस क्या बन गया, फ्रॉम ए टू ए 2 पाई आर। वहीं मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, तो यहीं से स्टार्ट हुआ था और घूमकर वापस यहीं पर आ गया है, दैट मीन्स हमारा डिस्प्लेसमेंट जो था वो क्या बन चुका है, 0, ठीक है। अब बात करते हैं पोजीशन बी की, जो कि डायमेट्रिकली ए के बिल्कुल सामने है। तो अगर ए से पोजीशन से बॉडी ने स्टार्ट किया क्लॉकवाइज और वो गया बी तक, फ्रॉम ए टू बी,
मेरा डिस्टेंस कितना होगा, पूरे सरकमफ्रेंस का हाफ है क्योंकि एक सेमी सर्कल बन रहा है ये, तो वो 2 पाई आर का भी हाफ हो जाएगा, दैट मीन्स पाई आर डिस्टेंस। वही मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, तो ए और बी के अंदर कितना डिफरेंस है, ये भी आर है और ये भी आर है, तो बेसिकली हमारा डायमीटर है जो कि एक्चुअली में क्या होता है 2r। अब बात करते हैं पोजीशन नंबर सी की। तो रास्ते में ए से स्टार्ट करा और बॉडी रुक गई सी पर, क्लॉकवाइज की बात कर रहे हैं हम, तो क्या लगता है ये डिस्टेंस कितना होगा फ्रॉम ए टू सी। बॉडी यहां तक गई थी तो पाई आर था। अब अगर ध्यान से देखो तो ए सी जो होगा वो ए बी का बिल्कुल हाफ है, तो क्या डिस्टेंस हमारा यही बन जाएगा, राइट। पर अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो ये एक छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है, राइट। ये ए है, ये सी है, लेट इट बी ओ द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। ये भी आर है, ये भी आर है, तो क्या ये मेरा √2r नहीं बनेगा पाइथागोरस थ्योरम। तो वही तो मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ AC, राइट। मेरा डिस्प्लेसमेंट इज AC जिसकी वैल्यू है √2r। लास्ट पोजीशन चेक करते हैं D पर। एक बॉडी ने स्टार्ट करा A से, क्लॉकवाइज गई फ्रॉम A टू D, मतलब यहां से लेकर यहां तक। अब मुझे पता है ये तो पाई आर था और ये मेरा पाई आर बाय 2 है, मतलब क्या ये मेरा 3 पाई आर बाय 2 बन गया हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द बॉडी गोइंग फ्रॉम A टू D क्लॉकवाइज, राइट। और वही बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, तो हम इसको इग्नोर करेंगे और सीधा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे जाएंगे जो कि AD है, अगेन √2r है। तो इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकते हैं। सर्कल बहुत ज्यादा अच्छा टॉपिक है टीचर्स के लिए जो एग्जाम के अंदर उसके क्वेश्चंस बनाती है अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। उसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, MCQ में भी इससे रिलेटेड बहुत सारे आते हैं क्वेश्चंस, तो आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। एग्जाम्पल करते हैं। A man travels a distance of 1.5 मीटर towards east, मतलब अगर बॉडी यहाँ पर थी तो वो थोड़ा सा ईस्ट की तरफ गई 1.5 मीटर्स, then 2 मीटर towards south, 2 meters towards south, and finally 4.5 meters towards east। तो यहां से गई वो 4.5 मीटर। कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो सॉल्व करना सबसे इजी होता है। वो बॉडी यहां से यहां गई, ये डिस्टेंस भी कवर होगा। ये बॉडी B से C गई, ये डिस्टेंस भी कवर होगा। एंड फिर C से D गई तो ये डिस्टेंस भी कवर होगा, राइट। तो ये कितना बन गया 6 + 2 8 मीटर्स, राइट। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्प्लेसमेंट मुझे पता है, कुछ भी दिमाग नहीं चलाना, बस इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस देख लेना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगी। डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी सम कर्व्ड और ज़िगज़ैग, राइट। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन मींस AD की वैल्यू मुझे निकालनी है। अब AD की वैल्यू निकालने के लिए अगर मैं थोड़ा सा इसको पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली देखना चाहूं, तो अगर मैं इसको यहां से एक्सटेंड करूं टिल है, तो ये भी 2 है और ये भी 1.5 है और ये तो मुझे 4.5 गिवन ही है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम मुझे मिल रहा है AD का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको O ले लेते हैं, AO का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर, राइट। इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो AD की वैल्यू आ रही है 6.3 मीटर्स। तो मतलब हमारा डिस्टेंस तो 8 मीटर्स था, बट हमारा डिस्प्लेसमेंट 6.3 मीटर्स आया। मतलब क्या हमारा जो हमने ऑब्जर्व किया था वो करेक्ट है? तो हाँ, वो करेक्ट है कि डिस्प्लेसमेंट हमारा डिस्टेंस से छोटा आया है।
तो एक और एग्जांपल करते हैं. अ फार्मर मूव्स अलोंग अ बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइज 10 मीटर इन 40 सेकेंड. मतलब अगर मेरे पास एक स्क्वायर फील्ड है तो उसका साइड इज गिवन एज 10 मीटर्स और एक सर्कल उसने कंप्लीट किया 40 सेकेंड्स में. तो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड्स. तो 2 मिनट और 20 सेकेंड में सबसे पहली चीज मुझे ये पता करनी है कि उसकी पोजीशन क्या है. तो क्योंकि अगर एक राउंड कंप्लीट किया 40 सेकेंड्स में तो वो एक पोजीशन ए पर वापस आ गया. तो अब मुझे चेक करना है 2 मिनट 20 सेकेंड्स पे एग्जैक्टली मेरी पोजीशन होगी क्या. तो इन 40 सेकेंड्स राउंड्स मेड कितने हो जाएंगे, 1 बोला था उसने. तो 2 मिनट एंड 20 सेकेंड में राउंड्स मेड कितने होंगे. तो मुझे पहले पता होना चाहिए कि 2 मिनट्स और 20 सेकेंड्स होता कितने हैं. 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड कितने सेकेंड होते हैं. तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे इट विल बी 2 इंटू 60 120 एंड 140 सेकेंड्स. तो 140 सेकेंड्स में कितने होंगे. तो 1/40 इंटू 140 हो जाएगा. तो आंसर जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इट इज 3.5 राउंड्स. तो दैट मीन्स 2 मिनट एंड 20 सेकेंड्स के बाद उसकी पोजीशन 3.5 राउंड्स की हो जाएगी. दैट मीन्स दिस 1 2 3 and half. That means he will be at the position C. तो क्योंकि मुझसे डिस्टेंस नहीं मांगा है तो डिस्टेंस हम नहीं बताते. बट जनरली आपको भी पता है अगर 4 टाइम्स उसने 3 टाइम्स पूरा एक स्क्वायर कवर करा है, दूसरा उसका हाफ करा है, तो डिस्टेंस निकालना इजी है. पेरीमीटर हमें पता है. अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की. तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑब्वियसली द डायमीटर. डायमीटर स्क्वायर का बहुत इजी होता है, दैट इज √2a, जहाँ पे a इज द साइड. जिसको नहीं भी आता तो ये एक पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं. राइट. तो AC का स्क्वायर हम निकालेंगे तो समवॉट इट इज कमिंग एज √200 मीटर्स आ रही है AC की वैल्यू, जो कि अप्रोक्सीमेटली समथिंग 14.1 मीटर के इक्वल होती है. ठीक है. तो हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल गया. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू. अब सिमिलर सा क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करो जिसके अंदर एक फार्मर मूव अलोंग कर रहा है ऑफ अ सर्कुलर फील्ड जिसका डायमीटर 200 मीटर्स है. ठीक है. डायमीटर इज 200 मीटर. तो बताओ वो एक राउंड अगर 40 सेकेंड्स के अंदर कंप्लीट कर रहा है तो वो 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स के बाद कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा. एंड डिस्टेंस भी. तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैं आपको डायरेक्टली बता रही हूँ बट आप इसको जरूर सॉल्व करना. तो डिस्टेंस इज 2200 मीटर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑब्वियसली हमारा डायमीटर दैट इज 200 मीटर. Now I guess you are confident enough to solve the numericals based on distance and displacement, जो कि हमने देखा है कि काफी इजी होते हैं. डिस्टेंस तो बहुत ही ज्यादा इजी होता है सॉल्व करना. बस डिस्प्लेसमेंट के अंदर हमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ देखना होता है. तो अब आप क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं. फॉर एन एग्जांपल हमें पता है कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या फिर उसके इक्वल होगा. तो यूजुअली इनका एमसीक्यू के अंदर रेशियो पूछ लिया जाता है डिस्टेंसेस टू डिस्प्लेसमेंट का और बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. राइट. तो डिस्टेंस क्योंकि या तो वो इक्वल होगा 1 के, राइट, रेशियो है अगर ये दोनों इक्वल है, या फिर वो बड़ा होगा 1 से. क्यों? क्योंकि हमारा न्यूमरेटर बड़ा होगा उस केस के अंदर तो वैल्यू भी बड़ी ही आएगी. फॉर सपोज 10/3 है तो वो 1 से बड़ा ही होगा. वहीं अगर डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस की बात पूछ ली जाए
तो ऑब्वियसली वो उसका उल्टा दैट इज लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए तो इतना ही था। अब इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक और बचता है, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जो भी अगेन बहुत इजी है, ठीक है। एक बॉडी है, ए पोजीशन पे थी, 5 सेकेंड्स के बाद मैंने उसका टाइम पोजीशन ट्रैक करी, बी पोजीशन पे आ गई, तो 5 सेकेंड में उसने कवर किया था अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट 5 सेकेंड्स पे मैंने दोबारा से चेक करा पोजीशन सी के ऊपर, उसने अगेन नेक्स्ट 2 मीटर्स कवर कर लिए थे। फिर नेक्स्ट 5 सेकेंड्स में मैंने चेक करा डी पोजीशन पर और उसने अगेन 2 मीटर्स कवर कर लिए थे। तो मैंने क्या देखा, इस बॉडी ने इक्वल टाइम इंटरवल्स के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। दैट मीन्स आई विल से दैट द बॉडी इज गोइंग फॉर यूनिफॉर्म मोशन। वहीं अगर मैं बात करूं, अगर इक्वल टाइम इंटरवल्स के अंदर अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो जाए तो वो नॉन यूनिफॉर्म बन जाता है। दिस इज पोजीशन बी, ए से स्टार्ट करा, मैंने 5 सेकेंड बाद देखा तो उसने 2 मीटर्स कवर करे हुए थे। फिर मैंने नेक्स्ट 5 सेकेंड्स में देखा पोजीशन सी पे तो उसने 3 मीटर्स कवर कर लिए थे। मैंने नेक्स्ट 5 सेकेंड्स में देखा तो उसने अभी तक सिर्फ 1 मीटर कवर किया था, जैसा कि नॉर्मली दिल्ली में होता है या फिर किसी भी इंडिया के पार्ट में बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक, ठीक है। तो दैट मीन्स जब इक्वल टाइम इंटरवल्स के अंदर अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर हुए हैं किसी बॉडी से, तो वो बॉडी क्या फॉलो कर रही है, वो बॉडी फॉलो कर रही है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब थोड़ा सा ग्राफ भी देख लेते हैं। हमेशा यूनिफॉर्म मोशन का पोजीशन टाइम ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है। वहीं मैं बात करूं नॉन यूनिफॉर्म का पोजीशन टाइम ग्राफ कुछ भी हो सकता है, राइट। जो भी लीनियर नहीं है वो मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है। तो आज की वीडियो में यही वाइंड अप कर रही हूँ। आई होप डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को लेकर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। अगर अब भी आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर फ्रीली पूछ सकते हैं। एंड आगे की वीडियोस देखने के लिए, जो कि बहुत जल्दी अपलोड हो जाएंगी, मेरे फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करो। ऑल्सो लाइक, शेयर एंड कॉमेंट ऑन माई वीडियो। टिल देन बाय।